तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं हम लोग। कल हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, हम पढ़ चुके हैं 19 से 22 तक। आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 23 और 24 जो है संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 23 और 24 जो है, तो आर्टिकल 23 कोई बता सकता है काय से रिलेटेड है जल्दी से? हेलो। और वैशाली चौहान, वैशाली चौहान बताओ। नहीं, वो अलग है, वो 24 में है। वो 24 में है, स्निग्धा 24 में है। वो जो बोला ना अभी अभी। हाँ, बलाश्रम ठीक है। श्रद्धा ने भी सही बोला। इधर ये अपना क्या नाम है, किसने बोला अभी बलाश्रम? सोफिया ने, हाँ इसने भी सही बोला है। एक चीज और है बस, देखो अभी तक जैसे आर्टिकल 23 की हम बात करें, है ना, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, गरिमामय तरीके से होना चाहिए या गरिमामय रूप से होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का शोषण उसका नहीं होना चाहिए, ये एक बेसिक बात तो है ही। साथ ही हम जब आर्टिकल 23 की बात करेंगे तो सभी बच्चे कॉपी में नोट कर लो, तीन तीन बातें हैं उसमें। कितनी बातें हैं? तीन बातें। एक बात जैसे श्रद्धा ने बताई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, मानव का दुर्व्यापार, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, मानव का दुर्व्यापार होता है, वेश्यावृत्ति होती है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। सोफिया ने बताया बलाश्रम, है ना, बलपूर्वक आप श्रम नहीं करवा सकते किसी से। और तीसरी है बेगार प्रथा, बेगार यानी बिना वेतन के आप किसी से काम नहीं करवा सकते। तो जरा सी तीन बातें नोट कर लो, आर्टिकल 23 लिख लो। ऐसे तो मैं आपको पूरा पीडीएफ दूंगा, आज थोड़ा सा मैं व्यस्त था तो आज मैं उसको स्कैन नहीं कर पाया। कल आपको मैं सब दे ही दूंगा, लेकिन आप यदि नोट भी करोगे ना तो उसमें अच्छा रहता है। तो आर्टिकल 23 में तीन बातें हमेशा याद रखना। कौन कौन सी? एक श्रद्धा ने जो बताई, कौन सी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का दुर्व्यापार। दूसरा सोफिया ने जो बताया बलाश्रम। और तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, बेगार श्रम। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या? मानव का व्यापार, अर्थात जो वेश्यावृत्ति वगैरह होती है ना, या लोगों को भेजा जाता है, पैसा लेके विदेश भेज देते हैं काम पे, फिर उनको वहां पर काम नहीं मिलता है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव का व्यापार, मानव का दुर्व्यापार बोला जाता है इसको। और एक जो अभी सोफिया ने बताया क्या, बलाश्रम, है ना, बलपूर्वक श्रम कराया जाए किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध, है ना, तो बलाश्रम, या इसको बॉन्डेड लेबर भी बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी, है ना, बंधुआ मजदूरी भी बोला जाता है इसको। ऐसा गाँव में होता है अधिकांशतः कि व्यक्ति को क्या किया जाता है, बंधुआ मजदूरी की जाती है। बंधुआ मजदूरी यानी गांव का जो साहूकार होता है ना, व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे विवाह के समय हुआ या बच्चे के जन्म के समय हुआ या अंत्येष्टि करना है, उस समय जो मृत्यु भोज होता है उसके लिए क्या करता है, साहूकार से वो लोन ले लेता है, लोन ले लेता है ना, ऋण ले लेता है या कर्ज ले लेता है। जैसे मान लो 1 लाख रुपए कर्ज ले लिया और उसकी तनख्वाह मात्र 5,000 रुपए है, तो सीधी बात है कि वो जीवन भर उस 5,000 रुपए में वो घर चलाएगा क्या, वो कर्ज उतारेगा? वो कर्ज जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगना तिगना चौगुना होता जाता है, तो उसकी पीढ़ी भी उसका कर्ज नहीं उतार सकती थी। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बंधुआ मजदूर के रूप में क्या करता है, काम करता है फिर साहूकार के यहाँ, और उसके बच्चे भी काम करते हैं, उसकी आने वाली सब पीढ़ियां काम करती है। तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, शहरों में तो नहीं होता बंधुआ मजदूरी जो है। तो बंधुआ मजदूरी को किस आर्टिकल के तहत निषेध घोषित किया गया है? बेगार श्रम को, बेगार श्रम है अर्थात बिना पैसे के क्या करवाना, किसी से काम करवाना, है ना, बेगार श्रम, बंधुआ मजदूरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये तीन चीजें आती हैं। इन तीन चीजों को निषेध किया गया है। संविधान में बोला गया है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार प्रथा और बलाश्रम निषेध किया गया है।
इस आधार पर संसद ने 2 अधिनियम बनाए, उनको भी नोट कर लो आप। इसके तहत संसद ने कितने अधिनियम बनाए हैं? 2 अधिनियम बनाए हैं। एक अधिनियम है आपका अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, नोट कर लो इसको, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। और एक जो है आपका बलाश्रम का जो है आपका बंधुआ मजदूरी श्रम उन्मूलन अधिनियम या बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम या बॉन्डेड लेबर रिमूवल एक्ट, ऐसा भी बोल सकते हो आप इंग्लिश में, बॉन्डेड रिमूवल, है ना, एक्ट। तो ये 2 एक्ट जो बने हैं मानव दुर्व्यवहार। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, कौन पूछा है सवाल? हेलो, भाई आवाज आ रही है? किसी ने सवाल पूछा ना हेलो करके? चलिए आगे बढ़िए। तो 2 चीजें इसमें लिख लिया, आप लिख लीजिए, मानव व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 और बंधुआ मजदूरी श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976। तो ये आपका आर्टिकल 23 क्लियर हो जाता है ना। आर्टिकल 23 में आपको 3 बातें याद रखना है। पहली चीज मैंने बताई क्या, बलात् श्रम नहीं करवा सकते आप, बेगार श्रम नहीं करवा सकते आप, और मानव का दुर्व्यापार नहीं करा सकते। ये सब ऐसा बोला गया किसमें? संविधान के आर्टिकल 23 में। और इसके तहत संविधान ने कितने अधिनियम बनाए हैं? 2 अधिनियम बनाए हैं। एक अधिनियम है आपका मानव दुर्व्यापार उन्मूलन या निवारण अधिनियम 1956 और दूसरा है आपका बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। क्लियर है? बोलो। 76। यानी प्री में सवाल आ सकता है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ है। शायद आ भी चुका है, सन 2000 से लेकर 2010 के पेपर देखोगे तो उस परीक्षा में कभी ना कभी आया है। सन 2000 से लेकर 2005 के पेपर में भी देखोगे, 2000 से 2005 में तो परीक्षा हुई नहीं थी, तो 5 से 10 के बीच में देखोगे तो उसमें आया है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया, 1976 में। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करेंगे आर्टिकल 24 की। बताओ, कोई बच्चा बताओ आर्टिकल 24 क्या होता है? हाँ, बाल श्रम निषेध का क्या मतलब है? हाँ, इसमें भी 2 बातें हैं, इसमें भी 2 बातें याद रखा करो। तो हर जगह 2 बात या 3 बातें ऐसी कुछ आ रही है हर बार, तो बस वो कीवर्ड पकड़ लो आप। कारखानों में तो ठीक है, कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते, किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, पहली चीज। और दूसरी, संकटमय उद्योग। संकटमय का उद्योग का है जहां पर उसके प्राण को खतरा है, जैसे मान लो विस्फोटक सामग्री बन रही है ना, जैसे माचिस उद्योग है ना, या दवाई उद्योग है, ठीक है, या कोई जैसे मान लो गैस रिफिलिंग हो रही है प्लांट पे कहीं पर, ऐसी जगहों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उससे क्या नहीं करवा सकते हो आप, काम नहीं करवा सकते। तो इसमें 2 चीजें हैं। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों एवं संकटमय नियोजन में, संकटमय नियोजन बोला जाता है उसको, संकटमय नियोजन है ना, डेंजरस, जहां पर क्या है, जान को क्या है, उनका खतरा है, तो संकटमय नियोजन में क्या नहीं ले सकते हो, उनसे काम नहीं ले सकते हो। इसमें 2 चीजें हैं। और इस आधार पर संसद ने एक अधिनियम पारित किया है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में वो कैसे याद है तीनों? क्योंकि देखो, एक तो 56 में था व्यापार वाला, फिर फिर 10 साल छोड़ के फिर 10 साल बाद आया 76 बंधुआ मजदूरी, फिर 10 साल बाद आ गया आपका बाल श्रम। तो लाइन से 10 साल का गैप है बस, 56, 76, 86। और ये पूरा आर्टिकल आपका 23 और 24 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है ना? बाल श्रम में निषेध में कितनी बातें हैं? बाल श्रम निषेध में कितनी बातें हैं? तो 2 बातें। कारखानों में काम नहीं ले सकते, संकटमय नियोजन में काम नहीं ले सकते, ठीक है। उस पर अधिनियम कितना है? तो अधिनियम 1 है।
कौन सा अधिनियम है? बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। ऐसी बात करेंगे हम 23 की, तो 23 में 3 बातें हैं। भला श्रम नहीं करा सकते आप, बेगार प्रथा नहीं करवा सकते, और मानव का दुर्व्यापार नहीं करवा सकते। और इस पे कितने अधिनियम है? तो 2 हैं, 1956 मानव दुर्व्यापार निवारण अधिनियम और बंधुआ मजदूरी या बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम, बॉन्डेड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे, बोलो, बोलिए, बोलिए, क्लियर है ना? तो 2 आर्टिकल जो थे आपके 23 और 24। हाँ हाँ श्वेता के बोलो, क्या बोल रहे थे? 23 और, अच्छा, 23 और जो 24 है आपका आर्टिकल, वो आपका क्लियर हो गया ना? शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका क्लियर हो गया। अब अपने अपने कितने क्लियर हो गए? एक हो गया समानता का अधिकार, एक हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब कौन सा आएगा चौथा? बोलो जल्दी कोई। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? सही बोला है? हाँ ठीक है, 25 से 28 तक। तो कोई बच्चा है जो क्लियर मेरे को बता दे 25 में क्या लिखा हुआ है? 3 बातें हैं उसमें। हाँ तो क्या, हाँ 2 चीजें तो बोल दिया आपने, एक और एक बच रही है बस। अब 3 चीज बोली थी ना मैंने, इसमें 3 चीजें: धर्म का मानना, प्रचार करना, और एक और। हाँ कौन बोला आचरण? कौन बोला आचरण? बस ऐसे ही कीवर्ड आपको पकड़ना है। ये कीवर्ड ही नंबर देंगे। आप भले ही धार्मिक स्वतंत्रता में पूरी बात लिख दोगे, सब बातें लिखोगे, लेकिन जो कीवर्ड है, जो परीक्षक को पता है, जो मुझको पता है, वो 3 वर्ड आपको याद होना चाहिए। कि किसी भारत में जितने भी नागरिक रहते हैं, उनमें से सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की, एक तो पहला, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, हिंदू को मान सकता है, मुस्लिम को मान सकता है, सिख मान सकता है, ईसाई मान सकता है, पारसी मान सकता है, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है एक तो। और उसके अनुरूप आचरण करने की, आचरण यानी हिंदू धर्म वाला होगा तो उपवास रखेगा, ठीक है, और नवरात्रि रखेगा, बड़े बड़े त्योहार मनाएगा, दिवाली मनाएगा, दशहरा मनाएगा, मुस्लिम होगा तो ईद मनाएगा, है ना, और सिख होगा तो बैसाखी मनाएगा। आ गई ना बात समझ में? तो किसी भी धर्म को मानना और उसके हिसाब से आप आचरण करना, आचरण करेगा ना, आचरण यानी उसके धर्म में जो बोला गया है उसके अनुरूप आचरण करेगा वो। कुंभ का मेला लगेगा तो वहां पे कुंभ में भी जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो किसी भी धर्म को मानना, उसके हिसाब से आचरण करना, और तीसरी बात क्या बताई मैंने आपको? उसका धर्म का प्रचार प्रसार करना। बस ये 3 कीवर्ड हैं इसमें। बस ये 3 कीवर्ड यदि आपने पकड़ लिए तो आर्टिकल 25 आपका कंप्लीट हो गया। अर्थात भारत के सभी नागरिकों को, आर्टिकल 25 ये बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कि भारत के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की क्या प्राप्त है? स्वतंत्रता प्राप्त है। क्लियर है? इसमें किसी प्रकार का राज्य क्या नहीं करेगा? रोक टोक नहीं लगाएगा। आ गई बात समझ में? आर्टिकल 25, बोलो, आई क्या नहीं आई बात समझ में? अब किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, उसके अनुरूप आचरण कर सकते हो और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, ये तो बोल दिया। लेकिन राज्य अब इसमें फिर 3 प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे वहां लगाया था ना, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्रतिबंध लगाए थे बहुत सारे। सम्मेलन में मैंने बताया था, सम्मेलन का तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाया, यूट्यूब पे देखा होगा आपने कल, है ना। सम्मेलन का बनाया है और स्वतंत्रता का बनाया मैंने, वाक स्वतंत्रता का बनाया। 8 प्रकार के क्या होते हैं उसमें निषेध होते हैं। तो उसी प्रकार 3 प्रकार यहाँ पे भी है। कोई बता सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता तो दी गई है, किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुरूप
आचरण कर सकता है और प्रचार प्रसार करता रह सकता है, किंतु राज्य प्रतिबंध लगा सकता है किस आधार पर? 3 चीजें हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप धार्मिक जुलूस निकाल रहे हो प्रचार प्रसार करने के लिए, तो आपने चक्का जाम ही कर दिया। समझ रहे हो ना? इन चीजों को समझो भी कि इनका मतलब क्या है ना? पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लोक व्यवस्था, हिंदी में बोलते हैं लोक व्यवस्था, सदाचार, है ना? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य बाधित नहीं होना चाहिए। यानी धार्मिक स्वतंत्रता तो आपको दी है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उससे, सदाचार होना चाहिए, और आपका तीसरा क्या है? लोक स्वास्थ्य उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहला तो आपको बता दिया पब्लिक ऑर्डर। अब कोई बता सकता है सदाचार का क्या मतलब होगा धर्म में? ठीक है, बताओ सर, धर्म में सदाचार का क्या मतलब है? वो तो एग्जाम्पल बताना, वो आपका एग्जाम्पल है। अपन सदाचार का मतलब ये होगा कि धर्म का आप क्या कर रहे हो, मान रहे हो, ठीक बात है। धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हो, ठीक बात है। यानी कहने का मतलब हम ईद मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, है ना, होली मना रहे हैं, बैसाखी मना रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन आपका आचरण कैसा होना चाहिए? आपका जो सदाचार या आचरण कैसा होना चाहिए? नैतिकतापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके के कोई कार्य नहीं करें धार्मिक रूप उसमें कि वो अनैतिकता को बताएं। जैसे आनंद मार्ग की एक संप्रदाय हुआ करता था, वो उन लोगों की मान्यता थी कि शमशान का जो वो मानव जो मुंड होता है उसकी माला पहन लेते थे वो लोग, और वो माला पहन के क्या करते थे, डांस करते थे। तो एक प्रकार से क्या होता है, लोग डरते हैं मानव मुंड को यदि माला के रूप में क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। तो आचरण जो था वो कोर्ट को कैसा लगा? आर्टिकल, ये जो अपना आर्टिकल है 25 के क्या लगा? विपरीत लगा। तो सरकार ने उस पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगा दिया। आनंद मार्गी एक संप्रदाय हुआ करता था। कहने का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता तो आपको है, लेकिन आपका आचरण कैसा होना चाहिए? धर्म अनुकूल होना चाहिए, है ना? धर्म अनुकूल होना चाहिए। एक धर्म का यदि व्यक्ति अपने धर्म का क्या कर रहा है, आचरण का, धर्म का क्या करना है, प्रचार प्रसार कर रहा है, धर्म को मान रहा है, तो उससे दूसरे धर्म को क्या नहीं होना चाहिए, कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। यानी कहने का मतलब लोगों को धार्मिक भावनाएं, सदाचार और नैतिकता के अंतर्गत ही क्या करना चाहिए, शामिल करके करना चाहिए, है ना? उनका जो व्यवहार होना चाहिए वो नैतिक होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा काम नहीं करें कि एक धर्म के लोग उससे क्या हो जाए, नाराज हो जाए। ठीक है। अब इसमें आप बोल सकते हो कि जैसे मुस्लिम में बकरा ईद, तो मुस्लिम में जो बकरा ईद होती है वो अवसर पर, वो उनका क्या है, एक धार्मिक भावना का ही भाग है। उसको आप अनैतिक नहीं बोल सकते हो, है ना? इस पर भी एक वाद चला था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अनैतिक नहीं माना जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका, 3 चीज है इसमें। कौन कौन सी आपकी 3 चीज कौन कौन सी हो गई? बोलो। सदाचार, पब्लिक ऑर्डर, और लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि लोगों का स्वास्थ्य भी बाधित ना हो उससे। आप धार्मिक कार्यक्रम इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे अभी कोरोना से आप समझ लो, है ना, कि कोरोना कोरोना का जैसे काल चल रहा है, और आप यदि धार्मिक उत्सव करोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में सरकार फिर क्या लगा सकती है? आपके धार्मिक क्रियाकलापों पर क्या क्या लगा सकती है? रोक लगा सकती है। जैसे आपने देख ही लिया अभी कोरोना काल में, है ना, कि कोरोना कोरोना जो महामारी फैल रही थी, ऐसे में सरकार ने क्या कर दी, सभी धार्मिक क्रियाकलाप पर क्या कर दिया, बैन कर दिया है। तो इसमें लिखना पड़ेगा ना 25 में। यदि 25 में ये बात नहीं लिखी होती तो आप क्या नहीं करवा सकते थे फिर? कोरोना काल में आप धार्मिक गतिविधियों को रोक नहीं सकते थे फिर। तो आर्टिकल 25 में 3 प्रतिबंध लगाए गए हैं कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आचरण सदाचार युक्त होना चाहिए, और तीसरा, लोक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ, अगला कौन सा है? अगला आर्टिकल बोलो। 26 बोलो। इसमें भी 4 बातें हैं, इसमें भी 4 बातें हैं। हाँ, आप सब अलग अलग पढ़ते हो। कहने का मतलब ये है कि जो
कीवर्ड है, कोई पकड़ ही नहीं रहा है। एक ने, सोफिया ने अलग पकड़ लिया है, एक ने प्रबंधन की व्यवस्था पढ़ ली है ना, एक ने बोल दिया कि धार्मिक संस्था की स्थापना करना, दो ने दो पकड़ लिए। अब दो और कोई को दो याद होंगे, ऐसा नहीं। वो चार वर्ड है ना, वो चार वर्ड आपको हर व्यक्ति को चार वर्ड याद होना चाहिए कि धार्मिक संस्था की स्थापना करेगा, उसका मैनेजमेंट करेगा, वहाँ उस धार्मिक संस्था के लिए जो चल और अचल संपत्ति है उसका मालिकाना हक रहेगा, उसका उसकी व्यवस्था करेगा पूरी। होते हैं ना आश्रम, होते हैं, तुमने देखा मठ या आश्रम होते हैं या मस्जिद होती है ना, तो उस पर उनका क्या होता है, वो ट्रस्ट का क्या होता है, अधिकार होता है ना, धार्मिक ट्रस्ट संस्था का अधिकार होता है ना। और धार्मिक संस्था के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेगा, डील करेगा। ये चार चीजें हैं ना। धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है, इस जंगम और स्थावर संपत्ति की क्या कर सकता है, जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जित कर सकता है धार्मिक संस्था के लिए, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेगा, प्रशासन को धार्मिक संस्था के संभालेगा। क्लियर है चारों बातें, या लिखवा दूं मैं आपको, लिख लो चाहो, कुछ नहीं लिखना, कीवर्ड है ज्यादा ज्यादा से। पहला लिखो धार्मिक संस्था की स्थापना, पहला। हेलो, ये आवाज मेरी वापस रिटर्न, आप लोगों को आ रही कि नहीं आवाज? इको हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं वापस लॉग आउट करके वापस आ रहा हूँ, सही हो जाएगा वो मेरे को। मैं वापस लॉग आउट होकर वापस। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मैंने बताया कि इसमें भी कितनी बातें हैं, सॉरी 26 में भी कितनी बातें हैं, चार बातें हैं। कौन कौन सी? पहली कौन सी? धार्मिक संस्था की क्या करेगा, बोलो। धार्मिक, बोला करो जल्दी हाँ, बोला करो, इतना वो मत करा करो, इरिटेशन मत रखा करो। हाँ, धार्मिक संस्था की स्थापना करेगा, उनका मैनेजमेंट संभालेगा, और चलो जंगम और स्थावर कर सकता है, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था करेगा। ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ा आश्रम हुआ, बहुत बड़ी मस्जिद हुई, वहाँ ट्रस्ट रहेगी, वो ट्रस्ट क्या करेगी, पूरा मैनेजमेंट करेगी, एक पूरा अध्यक्ष हो जाएगा, कुछ उपाध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें करने का सरकार ने संविधान में क्या किया है, प्रोविजन किया है ना। भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है कि आर्टिकल 26 के तहत हर व्यक्ति को, है ना, धार्मिक संस्था की स्थापना करने का, उनका मैनेजमेंट करने का। जंगम और स्थावर, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा टफ शब्द है, जंगम और स्थावर। क्या होता है जंगम का मतलब? जंगम, जंगल नहीं बोल रहा हूँ मैं, जंगम। हाँ, हाँ, वो चल और अचल संपत्ति। चल संपत्ति, अचल संपत्ति क्या होती है? चल संपत्ति कौन सी? जैसे कार है आपकी, ये आपका टू व्हीलर है, ये चल संपत्ति जो चल सकती है। और अचल संपत्ति क्या होगी? जो आपका मकान है वो अचल संपत्ति जो चल नहीं सकता है। तो अचल संपत्ति को बोलते हैं जंगम। ठीक है ना। और स्थावर किसको बोलते हैं? जो चल सकती है। ठीक है ना दीक्षा, ये गलत है? हाँ ठीक है। देखिए, तो आप या तो चल अचल अचल संपत्ति भी बोल सकते हो, या जंगम या स्थावर भी बोल सकते हो। तो धार्मिक संस्था की स्थापना करेगा, उसका मैनेजमेंट करेगा, चल अचल संपत्ति का अर्जन करेगा, और पूरी धार्मिक संस्था के मैनेजमेंट को क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर सकता है, संभालने की व्यवस्था कर सकेगा। ठीक है, क्लियर है? आर्टिकल 26। अब 27 की बात करें हम, बताओ 27 में क्या कहा गया? 27 में क्या कहा गया, कोई बता सकता है? क्या किया गया है? बिल्कुल सही, 80C के तहत। देखो आयकर अधिनियम होता है, हाँ 80C के तहत आयकर अधिनियम होता है, इनकम टैक्स अधिनियम जो होता है उसकी धारा होती है 80C। तो 80C के तहत जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं सरकार के रिकॉर्ड में, तो धार्मिक संस्थाओं में जितना भी पैसा आ रहा है ना, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे मान लो महाकाल मंदिर समिति है, जितना भी पैसा आ रहा है कोई टैक्स नहीं लगेगा इसमें, है ना। जैसे गुरुद्वारा है कोई, है ना,
या कोई मस्जिद है, यहाँ पर जितना भी पैसा आ रहा है, तो धार्मिक संस्थाओं को टैक्स से क्या दी गई है, छूट दी गई है। ये बताया गया है आपका आर्टिकल 27 में। क्लियर है, इसमें कुछ भी समझने जैसा है ही नहीं। जो आप आने कहने का मतलब, व्यक्ति को क्या करने का अधिकार हो गया, पहले 25 में मानने का अधिकार हो गया, फिर दूसरे में क्या हो गया, धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार हो गया, और धार्मिक संस्था स्थापित करके जो भी पैसा आएगा उस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है। और आखिरी क्या बोलता है? हाँ, क्या क्या बोला, जोर से एक बार। शैक्षणिक संस्थाओं में, प्रशिक्षण संस्था क्या, प्रशिक्षण संस्था तो वो हो गए फिर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। वहाँ पे ट्रेनिंग थोड़ी शैक्षणिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन कौन सी क्लास तक? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर कौन सी क्लास तक दे सकते हो आप? ये बोला ना, आप लोगों ने बोला, मैंने तो बोला नहीं। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? 12th क्लास तक तो बता दो कोई ऐसी संस्था। हाँ, तो 10th का है तो 10th का बता दो कोई। सिख के स्कूल जो यहाँ पे सिख धर्म की शिक्षा 10वीं तक देते हो, या मुस्लिम स्कूल, कोई मुस्लिम तो रहते हैं। 5वीं तक, कक्षा 5 तक क्या कर सकती है सरकार, क्या करेगी, व्यवस्था करेगी कक्षा 5 तक। और उसके आगे यदि चाहे धर्म विशेष के लोग, तो वो चाहे तो पूरा कॉलेज भी खोल सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में है ना। ठीक है कि नहीं है? पर यूनिवर्सिटी तो है ना पूरी, धार्मिक शिक्षा तो भले ही नहीं है, तो पर कहने का मतलब धार्मिक पूरा प्रबंधन तो कर सकते हैं ना, पूरा उनका प्रबंधन करने वाले लोग तो मुस्लिम हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि धार्मिक शिक्षा सरकार देगी कब तक, कक्षा 5 तक। और उसके बाद यदि धर्म विशेष के लोग चाहे तो वो अपने स्तर पर व्यवस्था करें। ठीक है। सरकार व्यवस्था कहाँ तक करेगी, कक्षा 5 तक। या आर्टिकल कौन सा बोलता है, 28 बोलता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब मुझे ये हो गया अपना आर्टिकल 28 भी समाप्त हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता। ये भी खत्म हो गया अपना, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध हो गया, और धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। 5वें नंबर के अधिकार की बात करेंगे हम। 5वें नंबर का अधिकार बोलो जल्दी से। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दो में है। फिर आर्टिकल 29 की बात करो तो फिर उसमें 3 बातें आती है। हर जगह 3 बात आती है, कहीं पे 2 आती है, कहीं पे एक ही आती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है। बस वो 3 बातें यदि आपके दिमाग में फिट है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर तो बस आपको सोचना है बस कि क्या क्या आप देखो बाहर क्या क्या करा है सरकार ने, इन 3 बातों के लिए सरकार ने क्या क्या करा है, तो आप लिखे आओगे बस कॉपी में। याद कुछ भी नहीं करना है, वो कीवर्ड पकड़ लिए, मैंने भी तो क्या करा, वो कीवर्ड पकड़ लिए, है ना। पढ़ाने के पहले कभी ऐसे तो मेरे को याद रहते हैं, पर पढ़ाने के पहले 2 मिनट में मैं देख लेता हूँ वो कीवर्ड कौन सा है ना। तो कीवर्ड कौन से है 29 में? एक तो अल्पसंख्यक, और पहली चीज तो ये होगी, पहली चीज तो नए बच्चों के लिए ये होगी कि अल्पसंख्यक किसे बोलोगे? कौन है अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक की डेफिनेशन क्या है? किसे आप अल्पसंख्यक बोलोगे? जो संख्या में कम हो वो अल्पसंख्यक, जो संख्या में अधिक हो वो क्या है, बहुसंख्यक। ठीक है। इसी जनसंख्या में कोई आबादी यदि 50% से अधिक है तो बहुसंख्यक हो गई, फिर बाकी जितने भी बचे वो सब अल्पसंख्यक हो गए। कोई जनसंख्या है, उसमें 5 धर्म के लोग रहते हैं और एक धर्म के लोग 55% है, तो वो बहुसंख्यक हो गए। फिर बाकी 45% में 4% के लोग चारों में बढ़ जाएंगे। क्लियर है? नहीं, यही बात समझ में। कोई भी आबादी में यदि 50% से ज्यादा लोग कोई किसी एक धर्म के हैं तो वो बहुसंख्य हो गए, वो क्या हो गए, बहुसंख्य हो गए। बाकी जो बचे फिर वो सब क्या हो जाएंगे,
अल्पसंख्यक। तो भारत की बात करें तो भारत में जैसे मान लो 75%, 80% कौन है, हिंदू हैं। तो बाकी जितने भी सब लोग होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मुस्लिम भी अल्पसंख्यक हो जाएगा, सिख भी अल्पसंख्यक हो जाएगा। हाँ, सभी तो 6 तरह के अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब अल्पसंख्यक बनाने के भी संविधान ने 2 आधार बताए हैं कि आप भाषा के आधार पर भी बना सकते हो और धर्म के आधार पर भी बना सकते हैं। तो भारत में अभी धर्म के आधार पर ही अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक नहीं बना है। धर्म के आधार पर हमारे कितने अल्पसंख्यक है, 6 प्रकार के, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। क्लियर है? ये हमारे 6 क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। किसके आधार पर बने हुए हैं ये, धर्म के आधार पर बनाए गए। अब ये तो हो गई अल्पसंख्यक की डेफिनेशन। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या बोलता है अल्पसंख्यकों के लिए? तो आर्टिकल 29 ये बोलता है कि अल्पसंख्यकों की लिपि, 3 चीजें उसमें, लिपि, भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। ये सबसे पहले आप लिख लो, संस्कृति लिख लो, संस्कृति, भाषा व लिपि की रक्षा करने का उन्हें क्या है, अधिकार है। तो कोई भी अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम है, अपन एग्जाम्पल दे दो, या सिख है ना, उसकी जो संस्कृति है उसकी रक्षा करने का उसे अधिकार है ना। तो उसकी संस्कृति में जो जो चीजें होंगी वो चीज वो करेगा, ठीक है ना। लेकिन किसके अंतर्गत होना चाहिए वो, लोक स्वास्थ्य, सदाचार और पब्लिक ऑर्डर के क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ये बात तो यहाँ पे भी है, ठीक है, क्लियर है। तो संस्कृति की क्या करना, रक्षा कर सकता है वो अपनी, उसकी भाषा की क्या कर सकता है, रक्षा कर सकता है, उसकी लिपि की, भाषा में भी लिपि होती है, जैसे हिंदी है तो हिंदी की लिपि क्या हो गई, देवनागरी हो गई। तो 3 चीजें हैं इसमें, संस्कृति, भाषा और लिपि की क्या कर सकता है व्यक्ति, अल्पसंख्यक जो व्यक्ति है भाषा, लिपि और संस्कृति की क्या कर सकता है, रक्षा करने का उसे अधिकार है। इसके लिए वो सरकार क्या करेगी, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नागरिकों पर नहीं लगाएगी। अर्थात संस्कृति के अनुरूप वो अपनी संस्था की क्या कर रहा है, स्थापना कर रहा है, मंदिर बना रहा है, मस्जिद बना रहा है, गुरुद्वारा बना रहा है, अल्पसंख्यक है भी तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने दिया जाएगा उसे, है ना। उसके भाषा के प्रचार प्रसार के लिए स्कूल खोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, खोलेगा वो, ठीक है। उर्दू स्कूल खोलेगा, हिंदू स्कूल खोलेगा, गुरुमुखी लिपि पढ़ा सकता है, ठीक है, क्लियर है, फारसी पढ़ा सकता है। तो भाषा, लिपि और संस्कृति, 3 बातें किसमें आ गई आपकी, आर्टिकल 29 में। अब आखिरी बच रहा है अल्पसंख्यकों के हित में आर्टिकल 30। इसमें क्या है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोलते हैं ना, तो हिंदू हटा दो तो 3 तो ये होगा, है ना, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब बचे पारसी, बौद्ध और जैन। इन लोगों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षण करने का क्या दिया गया है, अधिकार नागरिकों को दिया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये अपनी भाषा की क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, लिपि की रक्षा कर सकते हैं, इनकी संस्कृति की क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। बहुसंख्यक के लिए नहीं है संविधान में, अल्पसंख्यकों के लिए ही है। नहीं, भारत में कॉन्सेप्ट नहीं चलता, नहीं, भारत में नहीं कॉन्सेप्ट है, हिंदू को माइनॉरिटी माना ही नहीं भारत में। वो तो नहीं, भारत में नहीं मानते, भारत की भौगोलिक सीमा को पूरा एक ही माना गया है ना। उसमें ऐसा नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा जम्मू कश्मीर में वो जो हो गया तो फिर, है ना, ऐसा कुछ नहीं, तो वो हिंदुओं के वहाँ पे वो नहीं माना जाएगा। भारत की बात चल रही है, संविधान भारतीय जो संविधान है, भारत अलग अलग नहीं है, सभी राज्य है, एक ही। नहीं, बिना लिखे रहे तो थे, भाषा के आधार पर आप चाहो, यदि लग रहा है तो किसी क्षेत्र विशेष में उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। भाषा के आधार पर है ना, मैंने बताया ना, 2 प्रोविजन है अल्पसंख्यक के, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। यदि हो सक वो यदि हाँ, अभी तक, हाँ, भाषा के आधार पर अभी तक कोई हमने अल्पसंख्यक नहीं बनाया, लेकिन मांग उठेगी तो देंगे, ठीक है ना।
मांग यदि होगी तो दिया जाएगा, धर्म भाषा के आधार पर भी दिया जाएगा अल्पसंख्यक का दर्जा, ठीक है ना। जैन को तो अभी मिला ना, जैन तो कितने समय से था, अल्पसंख्यक का दर्जा तो अभी मिला पिछले 5-7 सालों में, ठीक है ना। अल्पसंख्यक तो शुरू से ही थे ना जैन, तो दर्जा तो अभी मिला ना उन लोगों को, ठीक है। तो आगे चल के भाषा के आधार पर भी क्या बन सकते हैं, अल्पसंख्यक बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हिंदुओं को आप अल्पसंख्यक नहीं बना सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है संविधान में कि भारत में हिंदू भी कहीं पर क्या मान लिए जाएंगे, अल्पसंख्यक मान लिए जाएंगे, ठीक है। चलो अब क्या है अगला, 30, आर्टिकल 30 बोलता है अल्पसंख्यकों का क्या कर सकते हैं। इसमें 3 बातें तो पहले ही ले ली आपने, संस्कृति ले ली, भाषा ले ली, लिपि ले ली। आपकी एक चीज बची, शैक्षणिक संस्था, जैसे धार्मिक वो है ना, वो जो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की बात की थी, वो सभी धर्मों के लिए थी, उसमें हिंदू भी आ गए थे, याद आई बात समझ में आपको। 25 से 28 की जो बात चली थी वो सभी धर्मों के लिए थी, लेकिन यहाँ पर अलग से स्पेशल प्रोविजन कर दिया अल्पसंख्यकों के लिए, क्लियर है। यानी कहने का मतलब देखा जाए तो आर्टिकल 30, देखा जाए तो आर्टिकल 30 उधर भी था, 25 से 28 के बीच में भी था ना, कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक संस्था की और शैक्षणिक संस्था वाला था ना, आर्टिकल 27 था क्या, 28, 28 में आई थी ना शैक्षणिक संस्था वाली बात। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल जो आपका 30 है, इसमें अलग से डिफाइन कर दिया कि अल्पसंख्यकों को क्या किया जा सकता है, अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार भी क्या करेगी, सहायता करेगी, लेकिन कब तक, कक्षा, कौन सी कक्षा तक, 5th तक, 5वीं तक, 5वीं तक, ठीक है। उसके बाद यदि धर्म विशेष वाले चाहें तो उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आर्टिकल 30 भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो अब कितने अधिकार हो गए आपके, आपके हो गए समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का हो गया, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हो गया। अब आर्टिकल 31 की बात करेंगे। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, क्या था आपका, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन मैं इस पे पहले ही विशेष बता चुका हूं आपको कि संपत्ति का जो अधिकार है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। उससे एक क्या बना दिया, लीगल राइट्स बना दिया, या कानूनी अधिकार बना के 300A में क्या कर लिया गया, उसे सम्मिलित कर लिया गया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि सरकार को क्या चलाने थे, विकास कार्यक्रम चलाने थे, और विकास कार्यक्रम चलाने में सबसे बड़ी बाधा क्या थी, लोगों की संपत्ति जो थी सबसे बड़ी बाधा थी। इसलिए सरकार को क्या करना पड़ा, संपत्ति के अधिकार को हटाना पड़ा। कब हटाया, 44वें संविधान संशोधन से। कब हटाया, 1978 में। किसने हटाया, प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने हटाया, ठीक है, क्लियर है। और क्यों हटाया तो मैंने बता ही दिया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकार को क्या चलाना पड़ते हैं, विकास कार्यक्रम चलाना पड़ते हैं, और विकास कार्यक्रम चलाने के लिए आधारभूत संरचना का क्या करना पड़ता है, विकास करना पड़ता है। आधारभूत संरचना अर्थात सड़क बनाना है, बिजली के खंभे लगाना है, स्कूल खोलना है, ठीक है, क्लियर है, अस्पताल खोलना है, तो इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो संपत्ति लोग दे नहीं रहे थे तो 1978 के पहले तक, तो सरकार ने फिर इसमें अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 31 को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और अब वो क्या हो गया, एक क्या हो गया, कौन सा राइट हो गया वो, बोलो, कानूनी अधिकार हो गया, 300A में क्या हो गया, वो सम्मिलित हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 32, कल और इस पे बात करेंगे। आज तो सिर्फ जरा सी बात करके अब इसको खत्म करेंगे, थोड़ा सा काम है आज मेरे को जाना है, कल अपन विशेष बात करेंगे। आज सिर्फ छोटा सा मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 32 क्या कहलाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा कहा था। यानी बोला गया, अंबेडकर जी द्वारा बोला गया कि यदि आर्टिकल 32 को हटा दो, 395 क्या है अपने आर्टिकल है ना, उसमें से आर्टिकल 32 को हटा दो तो संविधान की आत्मा मर जाएगी। यानी जिस प्रकार व्यक्ति में जब तक प्राण रहते हैं, जब तक उसमें क्या होती है, आत्मा होती है ना, तो आत्मा निकल जाए तो प्राण, शरीर के अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो उसी प्रकार संविधान का मतलब ही खत्म हो जाए। हेलो,
संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संविधान की आत्मा है, ये बोला गया। किसने बोला? पंडित सॉरी भीमराव अंबेडकर जी ने बोला, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि यदि इसको ये हटा दो तो संविधान की आत्मा क्या हो जाएगी? मर जाएगी। और संविधान की आत्मा मर गई तो फिर संविधान का वो जो ढांचा है वो कोई काम का नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा यदि निकल जाती है तो व्यक्ति का शरीर फिर कोई काम का नहीं रहता, ठीक है ना। उसी प्रकार यदि आर्टिकल 32 को खत्म कर दिया जाए तो संविधान की जो आत्मा है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो संविधान की आत्मा का, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें यह है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन? सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की बात करो, हाई कोर्ट भी आ सकता है। कोर्ट या न्यायालय जो है आपकी क्या करेगा? फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगा। यदि आपके जो मौलिक अधिकार मैंने बताया अभी तक, इनमें से किसी का भी यदि हनन होता है, ऐसी स्थिति में कहाँ जा सकते हो आप? कोर्ट जा सकते हो और अपने फंडामेंटल राइट्स को दोबारा क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए कोर्ट में क्या है? 5 तरह की क्या है याचिकाओं का प्रावधान किया गया है। नोट कर लो सभी बच्चे, नए बच्चे, कौन सी 5 तरह की याचिकाएं? लिखो। पहला लिखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्ष, हेबियस कार्पस। घबराओ मत, अभी लिख लो, मैं आपको कल वो नोट्स दे दूंगा, इसमें आ जाएंगे। और उसको आपको वो करने की जरूरत नहीं है, उसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो ऐप है उस ऐप में ऑटोमेटिक दिखने लगेंगे वो नोट्स। इसमें एक फंक्शन है, जब आओ जाओगे आगे चल के तो उसमें वहां पर स्टडी मटेरियल करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। उस स्टडी मटेरियल में जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है उसके पीडीएफ में डाल दूंगा कल, ठीक है। जहां तक मैंने पढ़ा दिया है ना, यहाँ तक जो पढ़ा दिया है मैंने 30 तक, तो मैं उसके पीडीएफ आपको उसमें डाल दूंगा, तो आप उसको पढ़ो। मैंने जो पढ़ा है एज इट इज उसमें जो लिखा हुआ है ना, कैसा परीक्षा में आपको लिखना है, ठीक है। चलो, तो फिर भी जो मैं बीच बीच में नोट कराता हूँ तो ये नोट करा करो। 5 तरह की याचिकाएं कौन कौन सी हैं आपकी? बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार प्रच्छा, लिखते जाओ। बंदी प्रत्यक्षीकरण उसको बोलते हैं हेबियस कार्पस, और परमादेश को क्या बोलते हैं? मेंडेमस, है ना। और तीसरा क्या, चौथा क्या है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्रोहिबिशन। और आखिरी कौन सा है आपका? उत्प्रेषण, सर्टियोरिटी। क्या बोलोगे आप? क्या उच्चारण है? सर्टियोरिटी ऐसे ही कुछ है ना। देख लेना उसका इंग्लिश वर्ड, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कठिन है उसका, क्योंकि लेटिन वर्ड है ना, वो इंग्लिश वर्ड नहीं है इसलिए। उत्प्रेषण। तो कितने प्रकार की याचिका हो गई आपकी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। क्लियर है? ये 5 तरह की आपकी क्या हुई याचिका, इस पे हम कल बात करेंगे, है ना। अब जल्दी से मेरे को थोड़ा जो कल पढ़ा उसका रिवाइज कर दीजिए, जितने भी बच्चे हैं। कल जो मैंने पढ़ाया था उस पर थोड़ी सी बात कर लें, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। अभी ऑनलाइन है ना बच्चे? राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताओ, कोई भी एक बच्चा। कब बने थे? बताओ, जल्दी बोलो। चलो कोई बच्चा बताओगे ना, ये जो आयोग बने हैं तीनों, इनकी क्या रिकमेंड थी? और हाँ, नहीं गलत है, गलत है सर। 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं लगातार, बीच में रिवाइजन भी करा रहा हूँ तो याद नहीं रहता।
देश की एकता अखंडता बाधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो राज्यों का आप निर्माण कर रहे हो, करते जा रहे हो, तो देश की एकता अखंडता क्या हो गई, बाधित हो गई। देश की संस्कृति क्या हो गई, बाधित हो गई, है ना। जब संस्कृति टूट गई, मान लो एक संस्कृति के लोग एक जगह रहते थे, लद्दाख है, उसके आपने चार टुकड़ा कर दिए, संस्कृति खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी। सारी बात समझ में कि नहीं मेरी बात। देश की एकता अखंडता भी क्या होती है, इससे प्रभावित होती है। क्षेत्रवाद पनपता है ना। हम एमपी के हैं तो हम सोचते हैं एमपी वाले अच्छे हैं, यूपी वाले सोचते हैं हम अच्छे हैं, महाराष्ट्र वाले सोचते हैं हम अच्छे हैं। तो ज्यादा राज्य बनाओगे तो क्या आएगा, उससे क्षेत्रवाद आएगा। तो राष्ट्र की एकता अखंडता बाधित नहीं होना चाहिए, वो उन्होंने यूं बोला तीनों ने कि देश की एकता अखंडता बाधित नहीं हो। ठीक है, क्षेत्रवाद नहीं पनपे, संस्कृति क्या नहीं हो, क्षरण नहीं हो, संस्कृति का क्या नहीं हो, विनाश ना हो। ठीक है, तो जन कल्याण की भावना जुड़ी हो, तो राज्य का निर्माण करना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा हो, नागरिकों को राजधानी जाने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा हो। ये बातें बोली थी उनने, मैंने बताई थी पहले दिन, पहले लेक्चर में। याद ही नहीं रहता आपको, पढ़ते ही नहीं। तो ये तो तीनों आयोग ने बोला था। तो एक बात मैंने आपको नहीं बताई कि 1953 में एक आंदोलन हुआ था भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश में। श्री रामल्लो करके व्यक्ति थे, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने के लिए क्या हो गए थे, भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो भूख हड़ताल पर बैठने से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो दक्षिण भारत में क्या हो गया, बहुत ज्यादा विरोध हुआ। तो उस विरोध के कारण फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को फिर तेलुगु भाषा के आधार पर क्या बनाया गया, भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। लेकिन बोला किसी भी आयोग ने नहीं है कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए कभी। भाषा के आधार पर राज्य बनाओगे तो भारत में तो हर कदम पे क्या है, नई नई भाषाएं मिलेंगी। मालवा में चला जाओगे तो मालवांचल बनाना पड़ेगा, बुंदेलखंड चले जाओगे तो बुंदेलखंड बनाना पड़ेगा, निमाड़ में चला जाओगे तो निमाड़ बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कितने राज्य बनाओगे भाषा के आधार पर। क्लियर है बात। वो तो जो एक आंदोलन ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया था आंध्र प्रदेश के संदर्भ में, तो भाषा के आधार पर राज्य निर्माण करना पड़ा था। जब भी तो फजल अली आयोग बैठा था 1953 में इस आंदोलन के बाद। और उन्होंने भी वही बात बोली थी फजल अली ने, जो पीएन धर ने बोली थी, या धर आयोग ने बोली थी, और जो जेवीपी समिति ने बोली थी। क्या बोली, देश की एकता अखंडता बाधित नहीं होना चाहिए, देश की संस्कृति बाधित नहीं होना चाहिए, जन कल्याण की भावना जुड़ी होना चाहिए, प्रशासनिक क्या होना चाहिए, कार्य कुशलता बढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हो, राज्य का निर्माण कर सकते हो। आगे क्लियर है अब बात। अरे हाँ तो बोल दिया करो, हाँ बोलने में क्या जोर आता है। ठीक है, चलो आगे बताओ, कौन कौन से राज्य कब बने, कौन कौन से राज्य कब बने, जल्दी से बोलो। तो बताओ, 4 दिन से रोज बता रहा हूँ, अपने बताऊंगा आज भी। चलो श्वेता, श्वेता बताएगी सभी राज्य। 1960। हाँ मैं सन में बताते जाता हूँ, राज्यों का तो आप बताना। बताओ 1960। हाँ ठीक है, 1963। ठीक है, 1966 सही है। हरियाणा बिल्कुल सही है, हरियाणा 1971। सही है। 72, अब सोफिया आगे बताओ तुम। 72 में सोफिया। क्या फार्मूला है। बड़ी बड़ी। पायल, पायल प्रजापति बताओ 75। पायल 15 गोल्ड। अब 87 में बताओ माही या श्रद्धा। अमीगो तो ये तो फार्मूला है, क्या फार्मूला लिख के आओगे परीक्षा में। अरुणाचल प्रदेश। हाँ ठीक है। सन 2000 में बताओ। श्रद्धा। अर्जुन 2014 में। अर्जुन
अर्जुन क्या चालू करके भग गया क्या? श्वेता बताओ, 2014 में क्या बना? तारीख? ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? मैं तो इतना सरल सवाल हो गया, 4 दिन से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों को एक साथ आवाज आना चाहिए बिल्कुल वो, इन्हें मतलब ये होना चाहिए कि बहुत इतनी जोर से आवाज आना चाहिए कि वो ऑडियो फेल हो जाए, आवाज ही आराम से। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है नया बना है और कौन सा खत्म हो गया? राज्य खत्म हुआ है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ। दमन एंड दीव। दादर नगर हवेली की राजधानी बताओ। सिलवासा। लक्षद्वीप की राजधानी बताओ। कवरत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी बताओ। अंडमान निकोबार की राजधानी बताओ। अंडमान निकोबार की राजधानी पूछ रहा हूँ, उसमें क्या है? हेलो। अंडमान निकोबार की राजधानी। इतनी देर क्यों लग रही है? क्या गूगल पे देख रहे हो क्या? लद्दाख की राजधानी। जम्मू कश्मीर की। एक ही है कि दो है? हाँ, तो सर्दियों में श्रीनगर कहाँ से बना लोगे? श्रीनगर में तो बर्फ जम जाएगी सर्दियों में। समझ में आई बात की नहीं आई? सर्दियों में जम्मू हो जाएगी। गर्मियों में क्या, इस समय क्या चल रही होगी? इस समय श्रीनगर। हाँ। ठीक है। ठीक है, आज की क्लास नहीं समाप्त करते हैं, थोड़ा सा काम है इसलिए आधा घंटा मैंने कम पढ़ाया आज, है ना? कल अपन बात करेंगे, जितनी भी वो याचिकाएं हैं उस पर बात करेंगे, है ना? और आगे की बात करेंगे फंडामेंटल राइट, और उसके बाद अपन डीपीएसपी पे आ जाएंगे, है ना? और पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि कल ही डाल दूं, नए बच्चे उनको देख लेना, है ना? स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा। लेक्चर अब मैं अपलोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लास में लेने ही लगा हूँ, तो यूट्यूब पे भी आजकल लेक्चर नहीं, वो शॉर्ट्स जो है बनाने लगा हूँ मैं, देख रहा हूँ कि नहीं तुम लोग? शॉर्ट्स, अरे वही जो जो बात में वो कीवर्ड जो बोलता है कि तीन चीजें वो जो भूल जाते हो तुम, उस पर मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिए, देखा है कि नहीं देखा? श्वेता, श्वेता कहाँ है? अच्छा, श्वेता ने नहीं देखा होगा शॉर्ट्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स नहीं देखे होंगे, पढ़ाई वाले नहीं देखती ना वो, क्योंकि वो कौन से वाले बनाती है? वो टाइम टिकटॉक वाले बनाती है। हाँ तो वो क्या श्वेता, इस तरह के भी वो शॉर्ट्स बनाया करो तुम, 1 मिनट के पढ़ाई वाले भी। मैंने बहुत सारे तो दूसरे तो बहुत सारे देख लिए अब तुम्हारे हमने। तो अभी शॉर्ट्स से पढ़ाई वाले भी बनाओ, आप लोग भी बना के डाल सकते हो, ऐसा थोड़ी है। मेरे को बना के दे दो, शॉर्ट्स बना के दे दो इस तरीके के जो कीवर्ड के हैं, जिसमें कुछ ज्ञान की बातें हैं, 59 सेकंड में बना के मेरे को दे दोगे तो मेरी यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप आपके द्वारा बोले गए ये शॉर्ट्स। 59 सेकंड में जैसे आप बनाते हैं ना टिकटॉक वगैरह के वीडियो, 59 सेकंड में कोई अच्छी बात यदि पढ़ाई की आपने बता दी मेरे को, और मेरे को वीडियो भेज दिया, तो वही अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे अपन। ठीक है, अच्छी बात होना चाहिए कोई। ठीक है, जैसे 8 शॉर्ट्स बना सकते हैं अपन, काहे का आर्टिकल 25 का बना सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता वाले में बना सकते हैं, किस किस आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, है ना? पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, लोक स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है? इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है धार्मिक स्वतंत्रता पे, तो ये चीजें लोग जो भूल जाते हैं उसके लिए अपन शॉर्ट्स बना रहे हैं यूट्यूब पे, उसको देखा करो, बहुत अच्छे हैं। कभी भी आप बैठे बैठे उसको देखते रहोगे तो कई चीजें याद हो जाएगी, जैसे दल बदल के लिए कानून होता है,
अभी किसी को नहीं मालूम होगा पूरी क्लास में, यदि शॉर्ट्स बना दूंगा मैं उसका तो हमेशा याद हो जाएगा वो। ठीक है ना? इस तरीके से अपन कई कई उसमें शॉर्ट्स में यही करेंगे कि जो चीजें आप लोग भूल जाते हो ना उसी के ही शॉर्ट्स बनाएंगे अपन। ठीक है? तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ यूट्यूब पे, है ना? ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट। हाँ बोलो। हाँ, कौन बोल रहा है? किसने पूछा है सवाल ये? नया सुनो, वाद योग का मतलब ये है, अभी मैंने अभी क्लास में थे ना, अभी अभी क्लास सुनी थी ना आपने, आर्टिकल 32 की बात करी मैंने अभी, जरा सी सुना ना? तो उसमें मैंने आर्टिकल 32 में क्या बोला है कि आपके मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो न्यायालय में आप याचिका लगा सकते हो 5 तरह की, है ना? तो जो जब न्यायालय में जो हम याचिका लगाते हैं ना, यही वाद योग कहलाती है। अर्थात वाद योग अर्थात जिन पर मुकदमा दायर किया जा सकता है, जिन बातों के लिए, वो वाद योग। जिन बातों के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकते आप, वो वाद योग नहीं। जैसे कल की क्लास करी होगी इसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को आप वो क्रिमिनल ऑफेंस में क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, मालूम है ना? दंडिक कार्रवाई नहीं हो सकती राष्ट्रपति में, मालूम है कि नहीं? ठीक है नहीं, आप कल की क्लास में। हाँ, तो ऐसा होता है वाद योग अर्थात जिसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है वो वाद योग, जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती वो वाद योग नहीं होते। तो जो डीपीएसपी कल पढ़ेंगे वो वाद योग नहीं है। ठीक है? आ गई बात समझ में? चलो ओके, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।